जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। अब दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राजमुंदरी में, लखनऊ में, नासिक में और रायपुर में। तो दोस्तों जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान वो कहाँ पे स्थित है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा दिया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे दोस्तों जो है IISR यानी कि जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नासिक, महाराष्ट्र में दोस्तों जो है राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय प्याज व लहसुन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मूंगफली के पुष्पक्रम का प्रकार है। तो जो मूंगफली का पुष्पक्रम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइक, रेसिम, एरो और पेनिकल। तो दोस्तों जो है मूंगफली का पुष्पक्रम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिम, ठीक है। मूंगफली के पुष्पक्रम को रेसिम बोलते हैं। और स्पाइक दोस्तों जो है मुख्यतः अनाज वाली जितने भी फसलें होती हैं उनके पुष्पक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइक बोलते हैं। जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, तो इन सभी के पुष्पक्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइक बोलेंगे। और दोस्तों जो है यहाँ पे रेसिम जो है ये मूंगफली के पुष्पक्रम का प्रकार होता है, लेकिन अन्य भी होते हैं जैसे मूली हो गया, ठीक है, मूली में भी रेसिम का जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। सरसों हो गया, गांठ गोभी हो गया, ठीक है, तो ये इन सभी में दोस्तों जो है रेसिम पुष्पक्रम प्रकार पाया जाता है। और एरो दोस्तों जो है वो गन्ने के जो पुष्पक्रम बोलते हैं उसको जो है एरो बोलते हैं, ठीक है। अब इसे ही गन्ने के पुष्पक्रम को हम लोग ओपन पेनिकल भी बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल के लिए औसत जलमांग कितनी चाहिए? ठीक है, तो गन्ने के फसल के लिए कितना जलमांग जो है आवश्यक होता है? पहला 750 से 1200 मिलीमीटर, ठीक है, 1000 से 1500 मिमी, ठीक है, 1500 से 2500 मिमी। तो यहाँ पे दोस्तों जो है गन्ने के लिए आवश्यक जलमांग कितना होता है? तो 1500 से 2500 मिमी जो है आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों दो तीन चीज़ का आप याद ध्यान रखिएगा। पहला तो धान का याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका भी जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो धान का जलमांग दोस्तों होता है 900 से 2500, ठीक है, 900 से 2500 होता है धान का जो है जलमांग, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे धान के सिवा एक और पूछता है गेहूँ का। अब गेहूं का भी पिछली बार पूछा था, इसलिए दोस्तों जान लीजिए कि गेहूं का 450 से 650 जो है जलमांग होता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो गेहूं में प्रोटीन की कितनी % मात्रा होती है? पहला 6 से 7, 11 से 12, 20 से 28, 42 से 50। तो गेहूं में प्रोटीन कितना पाया जाता है दोस्तों? तो गेहूं में प्रोटीन 11 से 12% पाया जाता है, जो कि अनाजों में जो है सबसे अधिक प्रोटीन इसी में पाया जाता है, गेहूं में, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि गेहूं के प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? तो गेहूं के प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूटीन कहते हैं, ठीक है। गेहूं के प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं। और दोस्तों गेहूं में जो है अनाजों में सबसे अधिक प्रोटीन जो है गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा है 6 से 7%। तो 6 से 7% दोस्तों जो है ये किसका प्रोटीन होता है? तो ये धान यानी कि चावल का जो है प्रोटीन होता है, ठीक है। 6 से 7% किसका प्रोटीन होता है? चावल का प्रोटीन होता है। और खाद्यान्न वाली फसलें जो हैं, अनाज वाली फसलें, उनमें दोस्तों जो है सबसे कम प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो चावल में, ठीक है। सबसे अधिक गेहूं में पाया जाएगा और सबसे कम प्रोटीन दोस्तों जो है चावल में पाया जाएगा। अब यहाँ पे पूछता कि चावल के प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो चावल के प्रोटीन को दोस्तों जो है ओराइजीन बोलते हैं, ठीक है। गेहूँ के प्रोटीन को ग्लूटीन बोलते हैं, जबकि चावल के प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे? ओराइजीन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे दिया है कि 26%, यहाँ 20 से 28 दिया है, ठीक है। तो 20 से 28 में लगभग दोस्तों 26% जो है प्रोटीन किस में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है। इसके अराउंड जो है मूंगफली ही सही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दिया है 42 से 50। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, ये भी पूछता है। तो 42% प्रोटीन दोस्तों जो है किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। और यही दोस्तों जो है सबसे अधिक प्रोटीन जो है इसी में पाया जाता है, ठीक है, सोयाबीन की फसल में। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 42% प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नारियल में तेल का प्रतिशत पाया जाता है? पहला 20%, 30%, 45%, 60%। दोस्तों नारियल में तेल कितना पाया जाता है? 60% पाया जाता है, ठीक है। और 45% प्रोटीन अरे तेल जो है दोस्तों किस में पाया जाता है? तो मूंगफली में पाया जाता है, ठीक है। 45% प्रोटीन किस में पाया जाता है? मूंगफली में पाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो है सोयाबीन में कितना परसेंट पाया जाता है? तो सोयाबीन में 20% जो है तेल पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन में कितना परसेंट तेल पाया जाता है? 20%। जबकि सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 42%, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है? ग्लूटीन, ओराइजिन, जीन और फाइब्रोलिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है धान के प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो धान के प्रोटीन को हम लोग ओराइजिन बोलते हैं, ठीक है। ग्लूटीन मैंने आपको बताया कि गेहूं के प्रोटीन को बोलते हैं, ठीक है। और जीन दोस्तों जो है एक इसके प्रोटीन को बोलते हैं, तो जीन जो है मक्का के प्रोटीन को बोलते हैं। और धान के प्रोटीन को ओराइजिन बोला जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धान का उत्पत्ति स्थान है? तो धान का उत्पत्ति स्थान कौन सा दोस्तों? पहला है चीन, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है इंडिया और वर्मा का क्षेत्र, और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो धान का उत्पत्ति स्थान कौन सा दोस्तों? धान का उत्पत्ति स्थान जो है इंडिया व वर्मा का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों पहले ऑप्शन में दिया है चीन, तो मैं बता दूँ चीन किसका है। तो चीन में दोस्तों जो है सोयाबीन जो है इसका उत्पत्ति स्थल चीन है, ठीक है। सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, सोयाबीन, सरसों, ठीक है। और चाय पत्ती जो है दोस्तों, तो इसका जो है उत्पत्ति स्थान कौन सा हो गया? चीन हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों दिया है मैक्सिको। तो मैक्सिको दोस्तों, मैक्सिको से जो है मक्का, तंबाकू, ठीक है। मैक्सिको, तंबाकू और सूरजमुखी, इन तीनों का उत्पत्ति स्थान दोस्तों जो है मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो मक्का, तंबाकू और सूरजमुखी का जो है उत्पत्ति स्थान क्या हो गया? मैक्सिको हो गया। इंडिया वर्मा दोस्तों किसका? धान का उत्पत्ति स्थल हो गया। और दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जो है यहाँ पे बाजरा, ज्वार और अरहर, ठीक है। इन सभी का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया दोस्तों? तो अफ्रीका हो गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका यहाँ पे केवल, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका जो है ज्वार, अरहर, बाजरा का जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ का टेस्ट वेट कितना होता है? यानी कि गेहूँ का परीक्षण भार जो है कितना होता है? परीक्षण भार सबसे पहले जान लीजिए किसे कहते हैं। तो 1000 बीजों के जो है वेट को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट यानी कि परीक्षण भार बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए 100 बीजों के परीक्षण भार को हम लोग सीड इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सीड इंडेक्स बोलते हैं। इसको हम लोग दोस्तों जो है बीज सूचकांक भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है छोटे दाने होते हैं उनका हम लोग टेस्ट वेट करते हैं, ना कि सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स जैसे चना हो गया, इन सभी का जो है बीज सूचकांक जो है नापा जाता है। जबकि जो छोटे दाने वाले होते हैं उनका दोस्तों हम लोग टेस्ट वेट नापते हैं। तो गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है यहाँ पे पूछा है? 25 ग्राम, 45 से 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ऑप्शन भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही वाइड दे दिया है क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता। तो गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम होता है, ठीक है। बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है दूसरा सही हो जाएगा। तो गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम होता है। अब यहीं पे पूछ लेता है कि धान का टेस्ट वेट कितना होता है? तो धान का टेस्ट वेट होता है दोस्तों 25 ग्राम, ठीक है। गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम होता है, जबकि धान का 25 ग्राम होता है। अब यहाँ पर दोस्तों धान की एक वैरायटी है बासमती धान, ठीक है। धान की एक वैरायटी है बासमती धान। तो यहाँ पे पूछेगा कि बासमती धान का दोस्तों जो है टेस्ट वेट कितना होता है? तो बासमती धान का टेस्ट वेट दोस्तों जो है 21 ग्राम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों गेहूं में एक खरपतवार लगता है, बहुत ही फेमस खरपतवार है। तो उसे हम लोग गेहूं का मामा या फिर दोस्तों गेहूं सा गुल्ली डंडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो गेहूं जो है फेलरिस माइनर उसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो फेलरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है? आप लोग दोस्तों जो है कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू पोटैटो सीड्स की अवधारणा किसने दी? यानी कि टीपीएस यानी कि जो है जिसमें दोस्तों जो है आलू को कंद की सहायता से ना बोकर जो है बीज की सहायता से उगाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीपीएस यानी कि ट्रू पोटैटो सीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो टीपीएस में आलू का बीज दर कितना होता है? तो टीपीएस में आलू का बीज दर दोस्तों 100 से 150 ग्राम होता है, ठीक है। 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो यहाँ पे पूछा टीपीएस की खोज किसने की थी या फिर टीपीएस के जनक कौन है? तो पहला
स्वामीनाथन, रामानुजन, मेंडल, पिट्रो डी क्रेसेंजी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ट्रू पोटैशियो सीड के जनक कौन है? रामानुजन है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वामीनाथन दिया, तो आप सभी को पता होगा कि स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में दोस्तों जो है नॉर्मन ई बोरलॉग थे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक, लेकिन भारत में बात करें तो कौन थे? स्वामीनाथन थे। ठीक है, और यहाँ पे मेंडल दिया, तो इनको दोस्तों जो है अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, मेंडल को क्या माना जाता है? अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों जो है पिट्रो डी क्रेसेंजी, तो इनको जो है सस्य विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, इनको क्या माना जाता है? सस्य विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? पिट्रो डी क्रेसेंजी को। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धान्य फसलों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो जो सीरियल्स होते हैं हमारे, यानी कि जो खाद्यान्न वाली फसलें होती हैं, अनाज वाली, उनमें दोस्तों जो है कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो पहला हमारा ल्यूसीन, लाइसिन, थेरोलिन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है अनाज वाली फसलें होती हैं जो है, उनमें कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? तो उनमें लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि दलहनी फसलों में, ठीक है, दलहनी फसलों में कौन से एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बीएचयू के जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। तो दलहनी फसलों में दोस्तों जो है मिथियोनिन, ठीक है, क्या होता है? मिथियोनिन नामक जो है एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। ठीक है, खाद्यान्न वाली फसलों में लाइसिन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है, जबकि दलहनी फसलों में मिथियोनिन जो है एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल में खैरा रोग का कारक है। तो धान की फसल में खैरा रोग किसकी कमी के कारण लगता है? तो पहला वायरस, दूसरा जिंक, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा पोटास। तो धान में खैरा रोग दोस्तों जो है जिंक की कमी के कारण लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे कभी कभी जिंक की जगह पे जस्ता लिख के दे देता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि जिंक और जस्ता एक ही चीज़ें हैं। तो धान में खैरा रोग जो है जस्ता की कमी के कारण होता है। अब दोस्तों धान में खैरा रोग का खोज किसने किया था? तो धान में खैरा रोग की खोज जो है डॉक्टर वाई.एल. नेने ने किया था। ठीक है, किसने किया था? डॉक्टर वाई.एल. नेने ने किया था। और दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से एक फेमस रोग होता है, किसमें? फूल गोभी में जो है बटनिंग रोग। ठीक है, फूल गोभी में कौन सा रोग? बटनिंग रोग। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फूल गोभी में जो फूल होते हैं वो बटन के आकार के हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी से जो है दोस्तों फूल गोभी में बटनिंग रोग होता है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।